एक निश्चित कूट भाषा में जो गिव है GIVE, इसको ये कहा जाता है के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और VOLT को 3, 5, 6, 7 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में बी के लिए कूट क्या होगा, ये बताया है। बी के लिए है जो वी दिया हुआ है, इसके लिए क्या कूट किया गया। यहाँ पे जो काम करने वाला लॉजिक है, जैसे हम देख रहे हैं गिव, इसमें भी वी आया हुआ है और बोल्ट इसमें भी वी आया हुआ है। अब यदि इन दोनों में बी कॉमन है तो यहाँ पे भी बी कॉमन होना चाहिए, और जो नंबर कॉमन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 4, 6, 2, 8 और यहाँ पे क्या है 3, 5, 6, 7। हम मान के चलते हैं जो नंबर 6 है वो दोनों में कॉमन है और बी भी दोनों में कॉमन है, तो बी का ही पूछा है कि जो कुछ कूट भाषा में बी के लिए क्या इंगित किया गया है। तो बी के लिए इंगित किया गया है ऑप्शन नंबर ए का मान क्या है 6, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्लड रिलेशन से। इस प्रश्न को बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे कि किस तरीके से इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। पहले पढ़ते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है कि जो ए है बी की माता है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि जो ए है वो बी की क्या है? माता है। यानी हम प्लस का अर्थ कह सकते हैं, प्लस का अर्थ क्या है? माता। माता कौन है? जो प्लस चिन्ह के आगे है वो, ठीक है, ये माता है। ऐसे ही ए माइनस बी का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या हो गया? भाई। माइनस का अर्थ क्या होगा? भाई। ऐसे ही गुणा का अर्थ क्या हो गया? पत्नी। गुणा का अर्थ क्या है? पत्नी। भाग का अर्थ क्या है? पिता। भाग का अर्थ क्या है? पिता। अब दोस्तों जैसे ही हम भाग चिन्ह देखेंगे उसके ठीक आगे वाला हमें क्या मालूम पड़ जाएगा कि ये पिता है। गुणा देखेंगे तो क्या होगा? पत्नी है। माइनस देखेंगे तो क्या होगा? भाई। और प्लस देखेंगे तो माता। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एम का क्यू से क्या संबंध है, यानी जो क्यू है वो एम को क्या बोलेगा। क्यू कहाँ पर है इसमें? ये है। एम कहाँ पर है? ये है। दोस्तों सबसे पहले क्या है कि हम ये देखेंगे यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और प्लस का मतलब क्या है? माता। प्लस का मतलब क्या है? माता, यानी कि ये माता हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो जो ये होगा ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे जैसे हम गुणा की बात की है तो ये क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा पत्नी। ये क्या होगी? पत्नी होगी। देखो आप, ए गुणा बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई। भाग का अर्थ क्या है? पिता, यानी पत्नी के पिता कौन हो गए? ससुर। माइनस चिन्ह, ससुर के भाई कौन हो गए? एन। माइनस का अर्थ क्या है? भाई। और भाई का माता, ससुर के जो जो मतलब पत्नी होगी, पत्नी के पिता, पिता के भाई मतलब उसके चाचा, चाचा की माता, वो क्या होंगी? तो वो क्या होंगी? पत्नी के पिता की माता। ठीक है, क्या होंगी? पत्नी के पिता की माता। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये वाला प्रश्न देखते हैं। PQRSTUV में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। ठीक है, अब इसमें आगे हमें मालूम पड़ गया कि जो सप्ताह शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है सोमवार से। ठीक है, तो हमने एक सप्ताह के दिन बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है दोस्तों, जो ये है ये क्या है? सोमवार है। क्या है? सोमवार। दोस्तों ये क्या होगा? मंगलवार। ये क्या होगा? बुधवार। ये क्या होगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, ये क्या होगा? शुक्र। ये क्या होगा? शनि। और ये क्या होगा? रविवार। ठीक है, ये एक सप्ताह के दिन हैं जो सोमवार से शुरू हो रहे हैं और रविवार तक जा रहे हैं। आगे कहा गया है कि जो पी की परीक्षा गुरुवार को है। जो पी की परीक्षा है वो पी की परीक्षा कब है? गुरुवार को है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि जो पी की परीक्षा है वो कहाँ पर है? गुरुवार को है। ठीक है, यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन है। क्लियर नहीं है कि यू की परीक्षा कब है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो यू की परीक्षा है वो आर के बाद है,
यानी आर की परीक्षा पहले हुई है, फिर यू की परीक्षा हुई है। और का मतलब होता है पहले से, जो ये और है इसका मतलब किससे होगा, यू से। और टी से पहले किसी दिन है, यानी कि जो यू की परीक्षा है वो टी से किसी दिन पहले है लेकिन आर के बाद है, लेकिन हमें दिन क्लियर नहीं है तो दोस्तों हमने इनको अलग लिख लिया है। ठीक है, आगे कहा गया है कि वी की परीक्षा एस के बाद किसी दिन है। एक वी है, ठीक है, उसकी परीक्षा है वो एस के बाद है, पहले एस की परीक्षा है फिर बी की परीक्षा है किसी दिन, लेकिन क्यू से पहले किसी दिन है, लेकिन क्यू से पहले है, बी की परीक्षा है वो एस के तो बाद है लेकिन क्यू से पहले किसी दिन है। ठीक है, एस की परीक्षा पी के बाद है किसी दिन, जो ये दोस्तों एस है उसकी परीक्षा पी के बाद है, यानी एस यदि पी के बाद परीक्षा होगी तो एस की जो परीक्षा है शुक्रवार को हो सकती है, शनिवार को हो सकती है या रविवार को हो सकती है। अब दोस्तों अगर एस की परीक्षा शनिवार को है तो बी की परीक्षा कब होगी, रविवार को, फिर क्यू की परीक्षा कब होगी, तो नहीं बन पा रहा, यानी कि एस ना तो यहाँ आएगा और ना ही यहाँ आएगा। अब एस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जैसे ही एस यहाँ आएगा दोस्तों वैसे ही क्या होगा, जो बी है, क्या है, जो वी है, तो वी की परीक्षा कब हो जाएगी, शनिवार को, और रविवार को किसकी परीक्षा हो जाएगी, क्यू की परीक्षा हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास 3 नंबर बचे और आर यू टी बचा हुआ है, ये भी इसी क्रम में आ जाएगा। तो यू की परीक्षा कब होगी, मंगल को, टी की परीक्षा कब होगी, बुध को, और सोमवार को किसकी परीक्षा होगी, आर की। प्रश्न में पूछा गया बी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, बी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो बी की परीक्षा कब हुई है, शनिवार को, उससे पहले कितने दिनों की परीक्षा हुई है, तो 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों जो सही आंसर रहने वाला है वो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है, जो नीचे ये शब्द दिए गए हैं इन पर आधारित ये प्रश्न है। पहले इसके शीर्षक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। जो स्वर है उसको ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए। अब पहले हमें स्वर यहाँ क्या है, आई है, तो आई को किस में बदल देंगे हम, जे में बदल देंगे। ई है, ई भी स्वर है, ई को हम किस में बदल देंगे, एफ में बदल देंगे, जो एक ही है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे स्वर क्या है, यू, तो यू को हम किस में बदल देंगे, वी में बदल देंगे। यहाँ पे कोई स्वर है ही नहीं है। अब यहाँ बॉक्स की बात करें तो ओ स्वर है, तो ओ को किस में बदल देंगे हम, पी में बदल देंगे। और यहाँ पे स्वर की बात करें तो वो ए है, तो ए को हम क्या बदल देंगे, बी में बदल देंगे। ठीक है, आगे बात की गई है जबकि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे ठीक पहले वाले अक्षर में बदल देना चाहिए। अब जैसे यहाँ डी है, व्यंजन है, तो डी को हम किस में बदल देंगे, सी में बदल देंगे। यहाँ पे सी है, सी को किस में बदल देंगे, बी में बदल देंगे। पी है, पी को हम किस में बदल देंगे, ओ में बदल देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बी है, बी को हम किस में बदल देंगे, ए में बदल देंगे। एक्स है, एक्स को हम किस में बदल देंगे, एक्स को हम बदल देंगे डब्लू में बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ एस है, एस को हम किस में बदल देंगे, एक पहले में बदलेंगे, तो एस का कितना होता है 19, तो इसको बदल देंगे आर में, तो यहाँ आर आ जाएगा। के को बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। आगे देखिए, इस प्रकार बने कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं आया है। ये पता करना है कि इस तरीके से जो अक्षर समूह बना है उनमें कितने अक्षर समूह ऐसे हैं जिनमें कोई स्वर नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पे कोई स्वर आया है, नहीं आया है। यहाँ पे स्वर आया है, आया है। यहाँ पे स्वर आया है, क्या इसमें स्वर आया है, नहीं आया। तो हमारे पास जो टर्म हो गए वो 2 हुए। एक तो टर्म ये हुआ इसमें कोई स्वर नहीं आया है, और दूसरा ये हुआ इसमें कोई स्वर नहीं आया। तो ऐसे टर्म कितने हैं जिनमें स्वर आया है, तो वो हैं 2। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत सरल है, बस क्या है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, जहाँ पर प्लस है तो इसे क्या कर दिया जाए, माइनस, और जहाँ पर माइनस है उसे क्या कर दिया जाए, प्लस। ठीक है, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि जहाँ पर गुणा है वहाँ क्या लगा दिया जाए, भाग, और जहाँ पर भाग है वहाँ क्या लगा दिया जाए, गुणा, बदल दिया जाए। तो निम्नलिखित समीकरण में जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जो प्रश्न चिन्ह लगाए ये यहाँ पर क्या आएगा, यानी इसे अब सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों हम भाग सॉल्व करते हैं, तो 7 का भाग लगाएंगे हम 98 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चिन्ह पहले लगाएंगे, और 7 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 14 बार। कितने बार जाएगा,
14वां, प्लस हो गया, माइनस के ये कितना हो गया 35, ठीक है। इसके आगे जब 12 का और 63 का गुणा करेंगे तो दोस्तों या तो हमें 12 का टेबल आना चाहिए, अगर हमें 12 का टेबल नहीं आ रहा है तो हम इसे क्या करेंगे 10 का गुणा इसमें करेंगे और 2 का गुणा करेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे। तो जैसे हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 7, यानी कि जो यहाँ पे मान आएगा वो आएगा 756। क्या आएगा 756। अब दोस्तों हम इसे आसानी से देख लेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसे इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 770 हो जाएगा जी, और इसमें से 35 को घटाना है, यानी कि जो लास्ट के 70 हैं इसमें से 35 घटाने हैं, तो 70 में से 35 घटेंगे तो कितना बचेगा 35। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 735। क्या हो जाएगा 735, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये श्रृंखला का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? श्रृंखला का प्रश्न है। अब जैसे ये श्रृंखला देखते हैं कि श्रृंखला हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसका अंतर ले लेते हैं। जैसे ये कितना है 802, यानी यहाँ से इसका अंतर लें तो कितना अंतर आ रहा है 2 का, ठीक है। अब 800 से 796 यदि इसका अंतर लें तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, तो यहाँ अंतर आ रहा है 4 का। ऐसे यदि यहाँ पे अंतर करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है 6 का, और यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, तो वो अंतर आ रहा है 8 का। किसका आ रहा है 8 का, यानी कि 8 नंबर यहाँ से आगे से इधर की तरफ घटती हुई श्रृंखला जा रही है। पहले 2 कम हुआ है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो अब कितना नंबर कम होगा, जो यहाँ पे नंबर आएगा तो अब कम हो जाएगा 10। तो जब 782 में से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 772। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 772। नीचे प्रश्न दिया गया है, इसे देख लेते हैं। क्या है कि एक नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। 3 अंकों की 5 संख्याएं हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि 697 है, इसका पहला अंक 6 है, दूसरा 9 है और तीसरा 7 है। ये हमेशा बाएं से दाएं गिना जाएगा, यानी इधर से भी पहला ये हो सकता है, लेकिन नहीं, इधर से गिनेंगे। पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ये इसमें बताया गया है नोट में कि बाएं से दाएं की जाएंगे, ठीक है। प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, अब सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है, और इसका जो दूसरा अंक है वो कितना है 5। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1, ठीक है। अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। अब दोस्तों इसका परिणाम नहीं पता है आपको, तो इसका परिणाम क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 6 रहेगा। ये प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने की एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको बताते हैं। उस ट्रिक के आधार पर आप इस तरीके के प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। इसमें कहा गया है PQRSTUV, यानी ये 7 लोग हैं जो गोल मेज के प्रत्येक केंद्र की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं। किधर खड़े हुए हैं, केंद्र की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं, ठीक है। टी के बाएं से गिनने पर ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोस्तों एक सर्किल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब इस टेबल में हम 7 लोगों को बैठाएंगे, तो हम ऐसे करके बैठाएंगे। 2 लोग बैठ गए, फिर 2 लोग बैठ गए 4, फिर 2 लोग बैठ गए 6 और 1 लोग बैठ गया 7। हम कह सकते हैं ये 7 लोग यहाँ पे बैठ गए। कहाँ पे बैठे हैं, 1 लोग यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। अब हमें कैसे बैठना है वो देखेंगे। ये कह रहा है टी के बाएं से गिनने पर। अब दोस्तों अगर अंदर बैठे हुए हैं, जैसे कोई यहाँ अंदर बैठा है, इसका मुंह यदि अंदर की तरफ होगा तो इसका बायां किधर होगा, इधर। बायां किधर होगा, इस तरफ। और दायां किस तरफ होगा, इस तरफ। हम यही मान के चलेंगे बायां दायां। तो ये कह रहा है टी के बाएं से गिनने पर। अब टी के बाएं इधर गिनना है, तो टी ये है, ठीक है। टी के बाएं से गिनने पर मतलब इधर गिनने पर आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो आर यहाँ होगा और इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है टी के बाएं से गिनने पे, ठीक है। क्यू पी के दाएं से गिनने पे तीसरा स्थान पर बैठा है। क्यू पी के दाएं से गिनने पर, अब जैसे पी यहाँ बैठा है और पी के दाहिना कहाँ होगा, यहाँ, तो पी के दाहिने से गिनने पर क्यू कौन से स्थान पर बैठा है, क्यू बैठा है तीसरे स्थान पर, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे।
आगे कहा गया है यू बी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि वी ये है, ठीक है, और इसके बाएं किधर होगा, इधर। तो बाएं से जो यू है वो कौन से स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। क्यू यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, जो क्यू है, क्यू वो यू के ठीक दाएं, तो यू ये है और यू का दाना क्या होगा, इधर। तो यहाँ क्या बैठा है, क्यू। एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो एस है वो यू का, यानी हम कह सकते हैं कि जो एस है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एस के दाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों अब हमें प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न को हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, पूरे प्रश्न का सार हमने ये लिख लिया है, यहीं से हम सब पता कर लेंगे। दोस्तों जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो इसमें है, इससे ही जुड़ा हुआ ये है और इससे जुड़ा हुआ ये है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जैसे हम यहाँ पे वी को बना लेते हैं, किसको बनाते हैं, सबसे पहले यदि हमने यहाँ पे बी बना लिया, बी से तीसरे स्थान पर क्या है, यू है, पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि यहाँ पे कौन बैठा है, यू बैठा है, ठीक है। अब उसका निकटतम पड़ोसी एस यहाँ भी नहीं होगा और एस यहाँ नहीं होगा, लेकिन यू के दाहिने तरफ कौन बैठा है, क्यू है। अब दोस्तों यू यहाँ है तो इसका दाहिना किधर होगा, इस तरफ होगा, तो यू के दाहिने तरफ ये क्या बैठ गया, क्यू, ठीक है। अब क्यू से पी ये पड़ेगा, यानी पी यहाँ बैठा होगा, उसके दाहिने क्यू है, तो हम कह सकते हैं क्यू के बाईं तरफ पी होगा, ठीक है। क्यू कहाँ है, यहाँ इसके बाईं तरफ की बात करें, यानी इस तरफ की बात करें, तो पी कहाँ होगा, तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि पी किस नंबर पे होगा, पी यहाँ होगा, ठीक है। अब दोस्तों वी यहाँ है, ये सब हो गया। अब उन्होंने बोला है कि जो एस है वो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एस यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एस या तो यहाँ आएगा या फिर एस यहाँ आएगा, ठीक है। एक प्रश्न है कि जो आर है वो टी के बाएं है, आर है वो टी के कैसा है, बाएं है, तो यदि हम यहाँ पे टी बैठा लें, यहाँ पे क्या बैठा लें, टी, ठीक, तो इसके बाएं तरफ एक लोग छोड़ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बैठ जाएगा, या हम कह सकते हैं आर के दाएं तरफ टी है या टी के बाएं तरफ आर है। तो देख रहे हैं हम आर के दाएं तरफ क्या है, टी, या टी के बाएं तरफ क्या है, आर, और टी के बाएं तरफ ही इसमें आर है, ठीक है। अब जो एस बचा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस। अब उसने पूछा है एस के दाएं से, एस ये है, उसका दाहिना क्या है, इस तरफ है, गिनने पर एस और टी के बीच में, एस और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। तो जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, वो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में क्या है कि हमें खाली कॉमन चीज़ें देखनी होती है। इसमें पूछा गया एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा बेस क्वीन को ये बोला जाता है और पिग क्वीन बेब को ये बोला जाता है, यानी कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में क्वीन को क्या कूटबद्ध किया गया है, यानी क्वीन को क्या बोला गया है। तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पिज्जा बिकॉज क्वीन है, यानी यहाँ पर क्वीन कॉमन है और यहाँ पर भी क्वीन है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो जो यहाँ कॉमन होगा वही क्यू का कूटबद्ध यानी कोड होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो दोस्तों जो एस यू है, देखो एस यू यहाँ भी है और एस यू यहाँ पे भी है, ऊपर ये क्वीन कॉमन है, यहाँ पे एस यू कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि जो क्वीन का कोड है वो क्या है, एस यू है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या है कि इनके नंबर से मैच कराना है, यानी जो हैशटैग और इसका संबंध होगा वही संबंध इसका और इसका होगा, यानी इन तरफ का होगा। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं, जैसे यू है, इस सवाल को करने की एक ट्रिक ये है कि हम ये देखेंगे कि ए के आसपास का ही कोई नंबर हो, ठीक है। जैसे ए है, अब ए इनमें से तुम्हें लगता है यू के आधार पर ए प्राप्त किया जाएगा, बहुत दूर पड़ेगा, एल से ए प्राप्त किया जाएगा, बहुत दूर पड़ेगा। लेकिन जो जो जैसे क्यू है, ठीक है, क्यू से ए आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ए का मतलब हम कह सकते हैं, ए का मतलब एक नहीं है, ए का मतलब 27 है। जैसे यू से हम 27 पहुँचेंगे, ठीक है, यू से हम 27 की तरफ जाएंगे, यू का कोड कितना होता है 21, यदि 21 में +6 कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, +6 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऐसी आर है, आर का कितना होता है 18, 18 में +6 कर दिया जाए तो क्या 15 आ जाएगा, नहीं आएगा।
तो ये सही नहीं होगा। ऐसे ही एल का कोड कितना होता है 12, लेकिन 12 से यदि ए के पास जाएंगे तो बहुत संख्या जोड़नी पड़ेंगी, 15 जोड़ना पड़ेगा तब 27 आएगा। ऐसे ही एक्स है, एक्स का कितना होता है 24, लेकिन 24 में जब हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ऐसे ही आर का 18, 18 में जब +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। ये लॉजिक बताया है कि आप क्या कर सकते हैं कि वो इजी देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा इजी हो, जैसे 15 है, 15 से 27 में जाएंगे तो 12 जोड़ेंगे, बहुत बड़ा नंबर जोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा नंबर जोड़ना पड़ रहा है, इस वजह से जल्दी ट्रिक मिल जाएगी। अगर आप सभी में ये रूल लगाएंगे तो आपको समय बहुत लगेगा। अब इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर यही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। अब जैसे 17 है, 17 में से 14 लेके आना है, यानी 17 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऐसे ही 23 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ऐसे ही बी है, अगर बी में हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा डी। ऐसे ही 24 में हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 26। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये ऐसे छोटी सी ट्रिक के साथ पता किया जा सकता है, तो जो और ऑप्शन में जो चेक करेंगे उनसे आसानी से बचा जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो प्रश्न भी दोस्तों सेम है, अब उसमें भी आप यही लॉजिक लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, h का मान कितना होता है 8, 8 में यदि हम +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 8 में यदि हम +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही 16 है, 16 में यदि हम +4 करेंगे तो कितना आ गया 20। ठीक है, n का मान कितना होता है 14, 14 में यदि हमने +2 किया तो कितना आ गया 16। ऐसे ही यहाँ क्या है 19, 19 में यदि हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। ठीक है, r का मान, यहाँ पे t का मान कितना है 20, 20 में से यदि माइनस हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही यदि 22 में से यदि हम माइनस के 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा t। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि संख्या इतने में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, जो सम अंक है उसमें 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए, ठीक है, तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। अब दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से एक छोटी सी ट्रिक है। इसमें क्या करना है, जैसे ये बात किया गया सम अंक में 2 जोड़ना है, तो सबसे पहले 2 लिखो, सम अंक देखो, सम में जोड़ के 2 2 लिखते जाओ। जैसे 6 है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। एक विषम है, विषम है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, फिर 9 और 3 को छोड़ के 2 विषम है और सम है 2 सम है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब अगर विषम संख्या में से 1 घटाना है, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब दोस्तों हमारे पास ये संख्या आ गई। अब हम देख सकते हैं इस संख्या में कितने नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो 4 रिपीट हुआ है और 8 रिपीट हुआ है, यानी 2 नंबर ऐसे हैं जिनका रिपीटेशन हुआ है। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए 2। ये प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या है कि जैसे हमने देखा कि सबका जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो क्या करेगा, सबका निकालेगा, लेकिन दोस्तों सबका नहीं निकालना, पहले टर्म का तो निकालना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है पहले टर्म में जे तो कंफर्म आना ही आना है। ठीक है, तो जो लॉजिक पता करेंगे वो दूसरे और तीसरे टर्म का पता करेंगे। क्यों पता करेंगे? दूसरा टर्म भी 2 बार आ रहा है, जैसे एच एच डबल आया और जी जी डबल आया, तीसरा टर्म भी डबल आया है, यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है, एफ आया है। तो हम 2 और तीसरे टर्म से शुरुआत करेंगे, जो पहला वाला टर्म है उसकी लॉजिक को हम छोड़ देंगे, क्योंकि सब में जे आया है। तो जैसे यहाँ सी है, सी में 1 जोड़ दिया क्या हो गया डी, डी में 1 जोड़ दिया क्या हो गया ई, ई में 1 जोड़ा क्या हुआ एफ, एफ में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा जी। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए और 2 होगा, 1 और 2 होगा, जो सही आंसर नहीं होगा। अब इनमें से कोई आंसर होगा तो तीसरे का पता करें। यहाँ ए है, 1 ज़्यादा बी, बी से सी, सी से डी और डी के बाद क्या आ जाएगा ई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों ये प्रश्न भी है और ऐसे प्रश्न एनटीपीसी में बहुत पूछे गए, इसमें भी लॉजिक लगा के देख, तो दोस्तों वही लॉजिक देखेंगे जो निकटतम होगा। क्या 24 का और 6 का कोई लॉजिक बन रहा है आसपास का? नहीं। एल का और 6 का ऑप्शन बन रहा है, हाँ, -6 का बन रहा है,
यानी कि L 12, 12 में से -6 करेंगे तो F आ जाएगा। ठीक, क्या T में से -6 करके B आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये लॉजिक भी फेल हो गया। ठीक है, B है 2, ये 2 में +4 करेंगे तो क्या आ रहा है? 6। ऐसे T में +4 करेंगे तो क्या आ रहा है? 24, बिल्कुल सही है। ऐसे यहाँ क्या है? 16, 16 में से यदि 4 घटाएंगे, 16 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12। ऐसे ही 24 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 20। ठीक है, यहाँ क्या है? J और यहाँ क्या है? N, यानी कि यदि इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा N। ऐसे ही यदि B में हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमें लगभग उत्तर मिल जाएगा। अगर हम प्रत्येक को चेक करेंगे, इसको भी चेक करें, इसको भी चेक करें, इसको भी चेक करें, तो मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि हम इसमें डायरेक्ट भी आ सकते थे इस ऑप्शन पे, कि जो F है वो B के थोड़ा सा ज़्यादा पास है। ठीक है, P के अपेक्षा भी -4 है, लेकिन अब 1-2 तो लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। कई बार लॉजिक सही भी बैठेगा और कई बार लॉजिक थोड़ा सा वैसा बैठेगा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट भी पता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कॉन्सेप्ट से निकाल भी सकते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। जो 3 अक्षर समूह है उनमें जो तरीका लगा है वो समान लगा है। ठीक है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, यानी 3 जो समान है वो एक ग्रुप बना लेंगे। तो कौन सा अक्षर समूह है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? ठीक है, उन्होंने नोट के रूप में दिया गया है कि इसमें व्यंजन और स्वरों की बात नहीं की गई है। अब दोस्तों जैसे यहाँ K है, तो K का मान कितना होता है? 11। अगर 11 में से हम 4 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, और 7 में से यदि हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 5। यानी 11 में से पहले -4 किया गया है और उसके बाद में -2 किया गया है। ठीक है, जैसे W है, यहाँ 23 है, यानी कि ये हम कह सकते हैं, नहीं यदि हम यूँ करके लिखें, जैसे इसे हम लिख लें 23, इसे हम लिख दें 19 और इसे हम लिख दें 17। यानी यहाँ से -4 किया, ठीक है, और यहाँ क्या किया? -2, वही लॉजिक लगाए ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें देखें, यदि इसके हम कोड को लिखें तो कितना हो जाएगा? 4, 1 और 24। ठीक है, यानी इससे यहाँ पे -3, तो लॉजिक हमें यहीं कम पता लग गया कि यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ -4, यहाँ -2, यहाँ -2। दोस्तों ये सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। देखते हैं, अगर -4 -2 का लॉजिक यहाँ भी लग रहा है तो जो 3 एक ग्रुप में हो जाएंगे, ये हमारा अलग हो जाएगा। एस कितना होता है? 19, 19 में से जब 4 घटाएंगे तो 15 बचेगा, ओ आ गया। ठीक है, अब 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आएगा। ठीक है, एम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों एक ग्रुप के हैं। तो जो अलग होगा वो अलग कौन सा होगा? वो अलग होगा ऑप्शन नंबर सी। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये प्रश्न भी उसी परीक्षा पे आधारित है कि परीक्षा हो रही है सोमवार से लेकर रविवार के बीच में। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सप्ताह के दिनों को लिख लेते हैं कि सप्ताह के दिन कौन से होंगे। जैसे ये है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा मंडे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा संडे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ट्यूसडे। यहाँ क्या होगा? वेडनेसडे। यहाँ क्या होगा? थर्सडे। यहाँ क्या होगा? फ्राइडे। ठीक है, यहाँ क्या होगा? सैटरडे। और यहाँ क्या होगा? संडे। थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, ये सप्ताह के 7 दिन हैं। और जो परीक्षा शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है सोमवार से। कब से परीक्षा शुरू हुई है? सोमवार से। सोमवार पहला दिन हो गया। एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन है। जो एक्स है उसकी परीक्षा तीसरे दिन है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो एक्स की परीक्षा कब है? तीसरे दिन है। एक्स और टी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा है, एक्स और टी के बीच में। तो दोस्तों अब इधर तो टी आ नहीं सकता, तो 1, 2 और 3, तो हम कह सकते हैं कि टी की परीक्षा ये होगी। तो एक्स और टी के बीच में 3 लोगों की परीक्षा है। ठीक है, जेड की परीक्षा बी के ठीक बाद है। जो जेड है उसकी जो परीक्षा है वो बी के ठीक बाद है, यानी पहले बी की परीक्षा होगी फिर जेड की परीक्षा होगी। ठीक है, और बाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद है। जो बाई है उसकी परीक्षा है वो जेड के ठीक बाद है। अब दोस्तों हम सबसे पहले ये देखते हैं, वी, जेड और जेड के बाद बाई, यानी हम कह सकते हैं कि पहले बी की परीक्षा हुई होगी, फिर जेड की परीक्षा होगी और फिर बाई की परीक्षा होगी, क्योंकि बाई की परीक्षा जेड के बाद हुई है। ठीक है, इन 3 लोगों का ग्रुप है।
क्या दोस्तों ये 3 लोगों का ग्रुप यहाँ आ सकता है? जगह ही नहीं है, तो यहीं जगह है, तो ये ग्रुप यहीं आएगा। तो यहाँ क्या आएगा बी, यहाँ क्या आ जाएगा जेड, और यहाँ क्या आ जाएगा वाई। अब दोस्तों जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो पूरे प्रश्न को करेंगे, ठीक है। लेकिन हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि गुरुवार को किसकी परीक्षा है। अब दोस्तों हमें मालूम तो पड़ गया है कि गुरुवार को किसकी परीक्षा है, तो गुरुवार को किसकी परीक्षा है? वी की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वी की परीक्षा है, ठीक है। अब हमें इधर का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमसे पूछा गया है वो हमें मिल गया है। तो बी को किसकी परीक्षा है? गुरुवार को, यानी गुरुवार को बी की परीक्षा है। श्रृंखला का ये सवाल है दोस्तों। इस सवाल में अभी हमें बस क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो श्रृंखला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कैसे आगे बढ़ रही है? बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। तो हम मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं प्लस हुआ होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 37 और 55, यानी 37 से जब 55 पे हम पहुँचे होंगे तो हमने इसमें क्या ऐड किया होगा, ठीक है। तो इसमें हमने जो ऐड किया है वो क्या ऐड किया है वो देखना है, यानी 37 और 55 का अंतर क्या है, ठीक है। तो वो अंतर है 18 का। क्या अंतर है? 18 का। 55 का और 66 का अंतर है वो क्या है? 11 का। इन दोनों में अंतर कितना है? 11। इन दोनों में अंतर कितना है? 18। ऐसे इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 18। और इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है? 11। ऐसे इन दोनों का अंतर कितना है? 18। अब जो आगे अंतर होगा वो क्या होगा? 11 का होगा, यानी इसमें 11 ऐड कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा। तो जब 113 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 124। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी गोल मेज का ही प्रश्न है, ठीक है। और गोल मेज के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आप ही देख रहे हैं कि इसका यानी इस पेपर का ये तीसरा प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग में 30 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। उस प्रश्न को ही देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कितने लोग बिठाने हैं, तो हमें लोग बिठाने हैं 7। कितने लोग बिठाने हैं? 7। तो हम एक सर्किल बना लेंगे। हमने एक सर्किल बना लिया। 7 लोगों को बिठाने का तरीका वही है, पहले 2 लोग बिठाएंगे, ठीक है, फिर 2 लोग बिठाएंगे, ठीक है, फिर 2 लोग बिठाएंगे। अब 6 लोग बैठ गए, जो एक लोग बचा है उसे भी बिठा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 7 लोग बैठ गए हैं, ठीक है। अब हम प्रश्न को इस तरीके से करेंगे कि हम एक बार बार हमें प्रश्न ना पढ़ना पड़े। जरा ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, ए और एच के बीच, ए के दाईं ओर से। तो यहाँ पे ए बनाया, अब ए का दाएं इधर पड़ेगा तो यहाँ क्या होगा? एच आ गया। अब ए की तरफ दाईं तरफ से ए और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, एच और डी, यानी यहाँ पे दिशा क्लियर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने एक सिंपल लाइन खींचेंगे और यहाँ पे डी बना लेंगे। एच और डी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। ए और बी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी दिशा क्लियर नहीं है। तो ए और बी, तो हम जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं बी। अब लिख लेते हैं ए और बी। ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 3 लोग बैठे हैं। जो सी है वो आई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, बिल्कुल। यहाँ पे बाईं ओर बताया तो वैसे लिखेंगे, जो सी है वो आई के ठीक बाईं ओर, यानी यहाँ पे सी रहा होगा और आई यहाँ रहा होगा, तभी तो आई के ठीक बाईं ओर सी बैठा है, ठीक है। जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? अब दोस्तों हमने जो इतना फिगर बनाया है, ठीक है, इस फिगर के आधार पर हम इसे आसानी से बना सकते हैं। अब हमें बार बार प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ए से एच। ए से दाईं ओर क्या बैठा है? एच। तो जैसे हमने ए बिठाया यहाँ पे, ठीक है, ए के दाईं तरफ चले, 2 लोग हैं बीच में, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या बैठ जाएगा? एच, ठीक है। एच और डी के बीच में 2 लोग हैं, तो दोस्तों 1 और 2, क्या डी यहाँ आ सकता है? नहीं। तो 1 और 2, तो डी कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है। 2 लोग बैठ गए। अब ए और बी, ए है हमारे पास, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ठीक है। 1, 2 और 3, क्या बी यहाँ आ सकता है? नहीं आ सकता। ऐसे 1, 2 और 3, बी यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। जब दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो फिर अगली वाली तो होगी। ये हो गया। अब ये बोला है कि जो सी है वो आई के बाएं बैठा है। क्या दोस्तों अगर मैं आई यहाँ बैठा दूँ तो सी यहाँ आ जाएगा उसके बाएं? नहीं आएगा। लेकिन आई में अगर यहाँ बैठा दूँ तो सी कहाँ आएगा? उसके बाएं आ जाएगा।
लेकिन यदि आई यहाँ बैठ जाए तो सी यहाँ नहीं आ सकता, तो अब सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब बचा क्या, अब दोस्तों बचा है जी, और जी का स्थान कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। हमसे पूछा गया था जी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, जी ये है, इसका बायां किधर पड़ेगा, ऊपर की तरफ, इसका तीसरा स्थान बताना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे स्थान पर क्या है, आई। तो जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों हमने प्रश्न एक बार ही पढ़ा है, उसके बाद फिगर बनाया है और यहाँ पुट कर दिया और आंसर बहुत अच्छे से आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं, कथन और निष्कर्ष के। ये प्रश्न भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन बस इन्हें करने की ट्रिक रहती है और बहुत आसान है, आसानी से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न को। ये कह रहा है सभी कार बस हैं, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ये कार हैं, ठीक है, और ये सभी कार क्या हो गई, बस हो गई। सभी कार क्या हो गए, बस हो गए। सभी बस ट्रक हैं, और ये सभी बस क्या हो गए, ट्रक हो गए। अगर हम बात करें ये क्या है, कार, तो सभी कार क्या हो गई, बस, और सभी बस क्या हो गई, ट्रक। ठीक है, ट्रक हैं। कुछ जहाज बस हैं, क्या हैं, कुछ जहाज की बात की गई है जो कि बस हैं, और बस ये है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ जहाज हैं जो क्या हैं, कुछ बस हैं, सॉरी, कुछ जो बस हैं वो क्या हैं, जहाज हैं। ठीक है, जहाज बोले तो जे हो गया, इतना दिख रहा है। दोस्तों जितना जितना हमसे कथन में बोला गया है वो हमने सब यहाँ पे कर लिया है। कथन में हमसे बोला गया है कि सभी कार बस हैं, तो हमारी सभी कार बस हो गई। ठीक है, सभी बस ट्रक हैं, जितनी जो बसें हैं ये सभी बस क्या हैं, ट्रक हो गए हमारे। ट्रक में देखें सभी बस ट्रक हैं। कुछ बस जहाज हैं, तो जो बस हैं कुछ बस हमारी क्या हो गई, जहाज हो गई। जितना हमसे बोला हमने उतना कर लिया। अब दोस्तों निष्कर्ष में पूछा गया है क्या कुछ जहाज कार हैं, हम अपने जहाज को देखें और कार को देखें, क्या कुछ जहाज कार हैं, नहीं है। तो यानी पहला जो कथन होगा वो कैसा होगा, गलत होगा, क्योंकि ये सकारात्मक कथन है। ये ट्रिक जो मैंने बताई है आपको सकारात्मक कथनों की बताई है। ठीक है, दूसरा है कि सभी ट्रक कार हैं। प्रश्न देखिए ये सकारात्मक है। निष्कर्ष, क्या सभी ट्रक हैं वो कार हैं, क्या जो सभी ट्रक हैं वो कार हैं, यहाँ के जो ट्रक होंगे क्या वो कार हो रहे हैं, नहीं है, तो ये भी गलत होगा। यानी कि दोनों निष्कर्षों में से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीन। तीन इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है वो दोस्तों डायरेक्शन का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन के प्रश्नों में क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, हमें थोड़े से माइंड की दिक्कत होती है कि हमें दिमाग में कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे जो सुनील है वो ए से ड्राइव करना शुरू करता है, कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, कोई एक पॉइंट क्या है, ए है, कोई पॉइंट ए है, यहाँ से सुनील ड्राइव करेगा। वह दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ से वो दक्षिण में चलता है, कितना चलता है, 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब बाएं कहाँ पड़ेगा, इधर, तो इधर उसने 3 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँच गया। वह फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा। यहाँ दोस्तों ये देखना पड़ता है कि जैसे ये डिस्टेंस हमने 11 मानी है, तो 4 डिस्टेंस इससे कम ही होगी, तो यह हो गया 4 किलोमीटर चलता है। फिर अपने बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों फिर बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ से चलेगा तो 3 किलोमीटर तो यहीं हो जाएगा ना, ये वाला 3 किलोमीटर। आगे की तरफ वो और चलेगा, ठीक है। तो अब जो ये दूरी होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी 12 किलोमीटर। यहाँ से यदि इसकी जो दूरी है इस पॉइंट से और इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। यानी इधर की 3 है, तो जो इधर की दूरी है ये कितनी हो गई, 9 किलोमीटर। ठीक है, वह अंत में दाएं मुड़ता है, मतलब ऊपर की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना करता है, 7 किलोमीटर। तो दोस्तों वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि आपने इतना ही क्यों बनाया, 7 किलोमीटर। तो दोस्तों ये जो दूरी है ये 4 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, और जो पूरी दूरी 11 है, तो ऊपर की ये 7 ही तो होगी, तो ये 7 यानी ये दो जो दोनों होंगे वो आपस में सामने होंगे। ठीक है, वो ये कह रहा है बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए, अब यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, तो दूरी इतनी तय करनी होगी 9 के बराबर, और दिशा क्या रहेगी, पूरब में।
तो 9 किलोमीटर पूरब की ओर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूरब की ओर। अगला प्रश्न भी दोस्तों एक श्रृंखला का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रश्न रहते हैं उन लोगों के लिए जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। जैसे पहला टर्म ऑप्शन में सब में सेम है, तो जो लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर पहले टर्म को ही मतलब रेक्टिफाई करने में समय लगा देंगे। हमें पहले टर्म से अब कोई मतलब नहीं है, हम दूसरे टर्म की बात करेंगे, यानी दूसरे टर्म, क्योंकि दूसरे टर्म अलग अलग आया है। लेकिन ये जो थोड़े से और एक्सपर्ट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे टर्म की भी बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो जो कॉमन है संभवतः एग्जामिनर ने इसीलिए ऐसा बनाया होगा मोस्टली, ठीक है। तो दूसरा टर्म भी नहीं, हम मानते हैं कि उत्तर जो होगा वो या तो बी होगा या सी होगा। हम तीसरे टर्म की बात करेंगे। जे 10 है, अगर 10 में से हम 4 घटा दें, माइनस के 4 करें तो क्या आ जाएगा, एफ 6। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और 2 में से 4 घटाएंगे, 2 का मतलब 28, 28 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ऐसे ही 24 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। क्या आ जाएगा, 20। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा उसके पीछे टी आना जरूरी है, या तो टी यहाँ है और टी यहाँ है। तो जो हमने अनुमान लगाया था वो अनुमान हमारा गलत साबित हुआ, ठीक है। अब हम एफ टी, एफ और टी दोनों में यानी बीच का टर्म क्लियर करेगा। तो यहाँ पे क्या है, सी का मान कितना है, 3, बाई का मान कितना है, 25, ठीक है। यानी सी के मान को यदि हम 26 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 29, और 29 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 में से 4 माइनस करेंगे 21, 21 में से 4 माइनस करेंगे 17, और 17 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये प्रश्न है, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ने की है, हम कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को एक बार में ही पढ़ा जाए। यदि हम बार बार पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बार बार पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को एक बार में ही पढ़ के उत्तर दिया जाए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इस प्रश्न को। नीचे संख्याओं के 2 सेट दिए गए हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये है। संख्याओं के प्रत्येक सेट में यानी दोनों सेटों में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। पहली संख्या पर कुछ संक्रियाएं की जाती हैं, दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। इसी तरह दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की जाती है, और इसी प्रकार आगे संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। यानी पहली में कुछ जोड़ा घटाया जाता है, ये आ जाती है, इसमें कुछ जोड़ते घटाते हैं, ये आ जाती है, इसमें कुछ करेंगे तो ये आ जाएगी। ऐसा ही सेम यहाँ किया जाएगा। वही बताना है कि इनसे इनमें से कौन सा मैच खाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दी गई संक्रियाओं के समान सेट का अनुसरण करता है, ठीक है। इसमें एक नोट पॉइंट दिया गया है दोस्तों, नोट पढ़ना बहुत जरूरी है। 2/3 अंकों की संख्याओं को संक्रियाओं के लिए अलग अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। मतलब जैसे 20 है तो यहाँ 2 जीरो में कोई आपस में तोड़ के कोई गुणा भाग नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए उसने समझा भी दिया है कि अगर 37 के बाद 10 है तो संक्रिया 3 + 7 नहीं हो सकती। हम ऐसा नहीं मान सकते कि 3 और 7 जोड़ दिए तो 10 हो गए, ऐसा इसने बोल दिया। तो दोस्तों इसीलिए नोट और उदाहरण पढ़ना जरूरी है। कई बार क्या हो सकता है कि हमने नोट और उदाहरण पढ़े नहीं और हमने एक अपना अलग ही दिमाग लगा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि 2 अंकों की संख्या को अलग अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। 2 अंकों की संख्या को यहाँ आपस में तोड़ने के लिए मना किया है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो है ये नोट और उदाहरण। जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़े वो गलती कर सकता है, जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़े वो गलती कर सकता है। तो हमें नोट और उदाहरण पढ़ना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं इसमें संक्रियाएं क्या हुई हैं। दोस्तों जैसे हम पहले देखते हैं 3 से 5 बनाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, +2 ऐड किया है, ठीक है। 5 से 10 आया है तो यहाँ पे 2 का गुणा किया है, ठीक है, और फिर +2 कर दिया है। क्या यही लॉजिक यहाँ लगा है, देखते हैं। यहाँ पे +2 किया है, ठीक है, यहाँ पे गुणा 2 किया है, ठीक है, और फिर +2 कर दिया है। तो सिमिलरली ऐसा ही यदि इन ऑप्शन में कहीं हो रहा होगा तो वही हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं क्या +2 है, हाँ +2 है, गुणा 2 है, लेकिन आगे भी यहाँ भी गुणा 2 कर दिया है, ठीक है। तो ये सही आंसर नहीं होगा।
ये देखते हैं, 18 में 2 जोड़ा है 20, 20 में 2 का गुणा किया है 40 और 40 में +2 किया है, यानी कि जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी डायरेक्शन पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, और सेम वैसा ही प्रश्न है जैसा पूर्व में कराया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप HW में लें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। जो नीचे जो दो त्रिक दिए गए हैं इसी पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा कि कुछ बच्चे क्या होंगे कि इन दोनों में पैटर्न लगाएंगे, लेकिन उसने पहले ही कह रखा है कि जो दोनों त्रिक हैं उनमें पैटर्न क्या है, समान है। तो हम एक में पैटर्न पता कर लेते हैं, दूसरे में वही पैटर्न होगा तो उसे तो चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ई क्या है, यहाँ 5 है, ठीक है, 5 में 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7 + 2, ठीक है, 7 में +2 कर दें तो कितना आ जाएगा, 9, यानी कि आगे ++2 किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या है, जे, 10 में 2 जोड़ दें के आ जाएगा, नहीं, तो ये प्रश्न का आंसर नहीं होगा। आई का कितना होता है, 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो के में 2 जोड़ देंगे तो 13, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। IKM, ठीक है, JKM, तो यहाँ जे क्या है, 10, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब जो हमारा आंसर होगा वो इसमें और इसमें से होगा। दूसरा लॉजिक देख लेते हैं, यहाँ कितना है, 12, 12 में +2 किए कितना हो गया, 14, 14 में से -3 किए तो क्या आ गया, के, यानी कि पहले किया गया है +2 और बाद में किया गया है -3, ये किया गया है। देख लेते हैं, यहाँ क्या है, P 16, 16 में 2 जोड़े कितना हुए, 18, और 18 में से जब 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो 5 जून का जो NTPC का पेपर हुआ था उसमें से जो रीजनिंग के जो सारे प्रश्न थे, यानी इतने प्रश्न आए थे जो हमने आपको करा दिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।